पढ़ेंगे कि मांग वक्र का जो ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। पिछली वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मांग वक्र का जो ढलान है वो ऋणात्मक क्यों होता है। हमने जो मांग वक्र बनाया था लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से, उसमें हमारा मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर, हमारा मांग वक्र ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो ये जो हमारा मांग वक्र है ऊपर से नीचे की तरफ क्यों आता है, इसका ढलान ऊपर से नीचे की तरफ क्यों होता है, ऋणात्मक, जिसे कि बोलते हैं ऊपर नीचे की ओर, क्या बोलते हैं इसको, ऋणात्मक। तो इसका ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। मांग वक्र का जो ढलान हमारा ऋणात्मक क्यों होता है, कि अर्थात इसको हम दूसरा कहते हैं कि जब ये ढलान ऋणात्मक क्यों होता है कि जैसे ही वस्तु की कीमत क्या होती है, कम होती है, तो कम कीमत के ऊपर किसी वस्तु को अधिक क्यों खरीदा जाता है, या मांग वक्र का ढलान हमारा ऋणात्मक क्यों होता है। आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मांग वक्र के ढलान होने के कारण क्या, जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसको अधिक क्यों खरीदा जाता है, आज इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके मांग वक्र के नीचे की तरफ झुके होने के क्या कारण है। तो इसमें सबसे पहला हमारा कारण है बेटा घटती सीमांत उपयोगिता। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। मांग वक्र ढलान के कारण मांग वक्र का जो ढलान ऋणात्मक उसके क्या कारण, उसके सबसे पहला कारण है बेटा घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या बताता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीदते हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती चली जाती है बेटा, कम होती जाती है। मतलब कि सीमांत उपयोगिता कम क्यों होती है बेटा, किसी को कोई उपभोक्ता है, उपभोक्ता को अधिकतम जो संतुष्टि तब प्राप्त होती है जब उससे मिलने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता है उसकी उपयोगिता कीमत, उसकी सीमांत उपयोगिता के क्या होती है बेटा, उसकी जो उपयोगिता कीमत है सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, उसकी उपयोगिता कीमत सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है, तभी एक उपभोक्ता क्या होती है, अधिकतम संतुष्टि मिलती है। जैसे जैसे हम किसी वस्तु का लगातार प्रयोग करते चले जाते हैं तो हमें उसकी एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने के लिए क्या होता है, हमें कब उसके संतुष्टि अधिक कब मिलेगी, हमें अधिक संतुष्टि तब मिलेगी जब उसकी कीमत क्या हो जाती है बेटा, कम होती चली जाती है। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि उपयोगिता किस प्रकार होती है, हमारी संतुष्टि किस प्रकार मिलती है व्यक्ति को। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति खाना खाता है तो बेटा यदि हमें ज़बरदस्त भूख लगी हुई है तो जब हम जो खाने के लिए पहली जो रोटी का इस्तेमाल करते हैं, यदि हमें ज़बरदस्त भूख लगी है तो उस रोटी को जो खाने से है, वो पहली रोटी खाने से जो हमें दिल को संतुष्टि मिलती है वो सबसे अधिक मिलती है। उसके बाद जैसे जैसे हम अतिरिक्त रोटियां खाते चले जाते हैं तो उससे क्या होती है, हमारी सीमांत उपयोगिता क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। जब हमारी भूख है उसकी तृप्ति हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, उसके बाद हमें से कोई खाने के लिए हमारे पास वैसे रोटी हैं लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो उसका प्रयोग अधिक प्रयोग कब करेंगे, तब हम मतलब कि जब उसकी कीमत कम होती चली जाती है तभी हम उसको क्या करेंगे, अधिक प्रयोग करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है वो वस्तु के ऊपर लगता है कि अधिक इकाइयाँ यदि हमें उसको बेचनी है तो उसकी कीमत को क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें कम करना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, जो मांग वक्र का जो ढलान है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। दूसरा हमारा होता है बेटा आय प्रभाव। दूसरा हमारा क्या होता है, आय प्रभाव। भाई यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाता है, आय प्रभाव के बारे में किस प्रकार करेंगे, आय प्रभाव यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाता है, मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत पहले थी बेटा 10 रुपये और अब वो कम होकर कितनी होगी बेटा, 5 रुपये हो जाती है। तो भाई हमारी जो वास्तविक आय है
वास्तविक आय हमारी कौन सी होती है? वास्तविक आय वह आय होती है जिसको हम वास्तव में वस्तु तथा सेवाओं को खरीदने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब कि मान लीजिए हम अपने आय के 10 रुपये क्या करते थे, उस वस्तु को खरीदने के लिए उसके ऊपर प्रयोग करने लग रहे थे, तो हमारी वास्तविक आय कितनी थी बेटा? 10 रुपये। अब हमें वो वस्तु क्या है बेटा? 5 रुपये में मिलने लग रही है, तो हमारी वास्तविक आय जो पहले 10 रुपये थी उसमें से हमारे पास कितने 5 रुपीज़ और बच जाते हैं हमारे पास। तो उस वास्तविक आय का इस जो हमारे पास ये 5 रुपये जो वस्तु है बेटा, इसका प्रयोग हम एक अतिरिक्त वस्तु को खरीदने के लिए क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। तो वही पहले तो हम 10 रुपये में वस्तु एक लेने लगे थे, उसकी कीमत कम होकर 5 हो गई, तो उसकी क्या है? हमारे पास जो हमारी वास्तविक आय बढ़ जाती है, वास्तविक आय बढ़ने के कारण क्या करते हैं? उस वस्तु की हम क्या कर सकते हैं? अतिरिक्त मात्रा को खरीद सकते हैं। तो ये होता है आय प्रभाव। आय प्रभाव के कारण ये जो मांग वक्र का ढलान है वो हमारा क्या होता है बेटा? ऋणात्मक होता चला जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड जो पॉइंट आता है वो है हमारा बेटा प्रतिस्थापन प्रभाव। क्या आता है? प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव से हमारे पास जब एक वस्तु अपनी स्थानापन्न वस्तु की तुलना में क्या हो जाती है बेटा? सस्ती हो जाती है। मान लीजिए दो वस्तुएं x और y। क्या है? दो वस्तुएं x और y। यदि x की कीमत क्या हो जाती है? x की कीमत क्या होगी बेटा? कम कीमत होगी। y वस्तु की कीमत के अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो y वस्तु का क्या करते हैं भाई? x की कीमत कम होने के कारण y का प्रतिस्थापन किस वस्तु के रूप में हो जाता है? x के रूप में हो जाता है। कीमत इसकी कम होगी, कम होने के कारण तो वह पहले y वस्तु खरीदने लगे तो वो भी क्या करने लग जाते हैं? x वस्तु को खरीदने लग जाते हैं। उसकी मांग क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। इस कारण भी मांग वक्र का जो ढलान क्या होता है हमारा बेटा? ऋणात्मक होता है। ये था हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव। नेक्स्ट है हमारा उपभोक्ता समूह का आकार। नेक्स्ट हमारा क्या है? उपभोक्ता समूह का आकार। उपभोक्ता समूह का आकार बेटा, उपभोक्ता समूह का आकार में हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर बेटा हम पढ़ते हैं कि जैसे यदि किसी वस्तु की क्या हो जाती है? कीमत हो जाती है कम। कीमत कम हो जाती है बेटा, तो बहुत सारे पहले ऐसे उपभोक्ता थे जो अधिक कीमत के ऊपर उस वस्तु को खरीदने के क्या नहीं थे? सक्षम नहीं थे। अब कीमत कम होने के कारण जो अतिरिक्त उपभोक्ता है जो पहले उस कीमत के ऊपर उस वस्तु को नहीं खरीद सकते थे, अब वो घटी हुई कीमत के ऊपर उस वस्तु को खरीद लेते हैं। तो घटी हुई कीमत के ऊपर जब उस वस्तु को खरीद लेंगे तो उपभोक्ता है उनका संख्या क्या हो जाती है बेटा? ज्यादा हो जाती है। जब उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाता है? हमारी मांग बढ़ जाती है। इस कारण भी हमारा मांग वक्र का ढलान क्या होता है बेटा? ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट है विभिन्न उपयोग। नेक्स्ट है हमारा विभिन्न उपयोग। विभिन्न उपयोग इसमें हम बेटा एक वस्तु है उसके कई प्रयोग होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यदि हम चने का प्रयोग करते हैं, चने का एग्जाम्पल लेते हैं। चने का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? मनुष्य अपने खाने के अंदर भी करता है और जो घोड़ों के खाने के लिए भी चने का प्रयोग किया जाता है। यदि चने की कीमत क्या होती है बेटा? अधिक होती है। चने की कीमत क्या होती है? अधिक होती है, तो हम उसका सीमित प्रयोग करने लग जाएंगे। सीमित प्रयोग इस प्रकार हम उसको जो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है मनुष्य के खाने के अंदर ही हम चने का प्रयोग करने लग जाएंगे, घोड़ों को खाने के लिए चने का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इससे उसकी मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि कहते हैं चने की कीमत क्या हो जाती है? कम कीमत हो जाती है। तो जो चने के जो विभिन्न प्रयोग हैं तो चने को और दूसरे प्रयोगों में भी लाया जाता है और उससे उसकी मांग क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। इस कारण हमारा मांग वक्र का ढलान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होने के जो कारण हमारे कौन सा है? घटती सीमांत उपयोगिता का नियम,
एक बार इसको फिर रिवाइज करवा देता हूँ। घटती सीमांत उपयोगिता क्या है? जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो उससे हमें मिलने वाली जो उपयोगिता है बेटा वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने के लिए जब कम कीमत के ऊपर उस वस्तु की अधिक मात्रा को खरीदा जाता है, जिसके कारण मांग वक्र का ढलान क्या होता है? हमारा ऋणात्मक हो जाता है। आय पर भाव के अंदर हमें पढ़ा था कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से जो खरीदार की जो वास्तविक आय है उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। वास्तविक आय, इसका मैंने एग्जाम्पल भी लिया था कि यदि किसी वस्तु कोई व्यक्ति वस्तु को खरीदने के अंदर पहले उसकी कीमत यदि 10 रुपये थी तो 10 रुपये वस्तु पर खरीदने लग रहा था, कीमत कम होकर क्या हो जाती है? 5 हो जाते हैं। तो जो 5 रुपये जो अतिरिक्त उसके बच जाते हैं उसको भी इस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने के लिए क्या करता है? प्रयोग कर सकता है। तो इस कारण भी वस्तु की मांग क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारा मांग वक्र का ढलान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तीसरा था हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव। कहता है यदि किसी वस्तु की प्रतिस्थापन, कोई वस्तु हो रही है उसकी प्रतिस्थापन वस्तु है तो उस वस्तु की कीमत कम होने से जो उसका प्रतिस्थापन प्रभाव उस वस्तु के ऊपर पड़ता है, मतलब कि जो उसकी प्रतिस्थापन वस्तु जो वाई वस्तु थी उसकी बहुत सारी ऐसे व्यक्ति जो वाई वस्तु खरीद का प्रयोग करने लगे थे, एक्स की जब कीमत कम होती है तो वाई का प्रयोग छोड़ करके किसका प्रयोग करने लग जाते हैं? एक्स वस्तु का प्रयोग करने लग जाते हैं। तो उसकी मांग क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारा मांग वक्र का ढलान क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। नेक्स्ट था हमारा उपभोक्ता समूह का आकार, कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम होती चली जाती है तो वस्तु की कीमत जब क्या होगी? कम होगी। तो उससे क्या होगा? जब वस्तु की कीमत कम होगी तो बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो पहले उस कीमत के ऊपर उस वस्तु को नहीं खरीद सकते थे, अब जो घटी हुई जो कीमत है उस घटी हुई कीमत के ऊपर क्या कर सकते हैं? उस वस्तु को खरीद सकते हैं। इससे उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होती है। जब उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होगी तो मांग में भी वृद्धि होती है और इसके कारण हमारा मांग वक्र का ढलान क्या होने लग जाता है? बेटा ऋणात्मक होने लग जाता है। नेक्स्ट था हमारा विभिन्न प्रयोग। विभिन्न प्रयोग के अंदर यदि वस्तु की कीमत अधिक होती है तो अधिक कीमत होने के ऊपर हम उस वस्तु के जो विभिन्न प्रयोग हैं उनमें से उसका सीमित जो अधिक जरूरी चीज है उसके अंदर ही हम उसका क्या करते हैं? प्रयोग करने लग जाते हैं। उसके अंदर जब हम उसका प्रयोग करेंगे तो उसकी मांग क्या होती है? कम हो जाती है। लेकिन यदि कहता है वस्तु की कीमत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम होने के कारण तो हम उसके जो विभिन्न प्रयोगों में उसका प्रयोग करने लग जाएंगे और वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारा मांग वक्र का ढलान क्या होता है? बेटा ऋणात्मक होता है। तो ये थी बेटा हमारे मांग वक्र के ढलान के ऋणात्मक होने के कारण। अब हम पढ़ते हैं कि जो मांग का जो नियम हमने कल पढ़ा था बेटा, उसके अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण या उसकी जो मांग में जो परिवर्तन होता है, कीमत में कमी होने के कारण मांग में वृद्धि होती है और कीमत में वृद्धि होने के कारण मांग में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। हमारा मांग का नियम था। तो कहता है उस मांग का नियम कब लागू नहीं होता, या मांग के नियम के क्या बोलते हैं जिसे हम अपवाद भी बोलते हैं। तो उस मांग के नियम के अपवाद के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते बेटा मांग के नियम के अपवाद या मांग वक्र है। अब तक तो हमने पढ़ा था ऋणात्मक क्यों होता है, तो धनात्मक भी हो सकता है। तो मांग वक्र जो धनात्मक होने के कारण वो है, तो मांग के नियम के अपवाद पढ़ेंगे। मांग के नियम के कुछ अपवाद भी हैं। इसका अर्थ है कुछ वस्तुओं की कीमत, मतलब कि मांग का नियम हमें क्या बताता है? यदि किसी वस्तु की कीमत क्या होती है? कम होती है। तो वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। और वस्तु की कीमत अधिक होने पर वस्तु की मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता वहां पर क्या होता है? वस्तु की कीमत यदि कम हो गई तो उसकी मांग भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और वस्तु की कीमत क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। तो वस्तु की कीमत अधिक होने पर उसकी मांग भी क्या हो जाती है बेटा? अधिक हो जाती है। तो इसे हम धनात्मक ढलान भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मांग का धनात्मक ढलान। क्या कहते हैं इसे? धनात्मक ढलान भी कहा जाता है। इसका सबसे पहले सर रॉबर्ट
जो गिब्सन है उसने विश्लेषण किया था। किसने विश्लेषण किया था मांग के नियम के उत्पाद का विश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? सर रॉबर्ट गिब्सन ने किया था। किसने किया था? सर रॉबर्ट गिब्सन ने किया था, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? गिब्सन का विरोधाभास भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा? गिब्सन का विरोधाभास। तो गिब्सन का विरोधाभास किसे कहा जाता है कि आपसे कोई ये प्रश्न पूछता है तो इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? मांग के जो नियम के अपवाद का जब सबसे पहले किसने? सर रॉबर्ट गिब्सन ने इसका विश्लेषण किया था, इसके कारण इसे जो मांग के नियम के अपवाद है उन्हें गिब्सन का विरोधाभास भी कहा जाता है। तो मांग के नियम के धनात्मक होने के कारण या मांग के नियम के अपवाद हैं वो कौन कौन से हैं? जब मांग का नियम जिन वस्तुओं के ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता है तो उसमें हमारा मांग वक्र क्या होता है बेटा? धनात्मक, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। अब बेटा अब तक जब हमारा मांग का नियम लागू होता था तब हमारा मांग वक्र किस प्रकार था? ऊपर से नीचे की तरफ ढलान, इसका ढलान ऋणात्मक था। लेकिन जब मांग का नियम जिन वस्तुओं के ऊपर लागू नहीं होता तो उसके अंदर हमारा मांग वक्र है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है। मतलब कि इसका जो धनात्मक ढलान होता है, कैसा ढलान होता है? धनात्मक ढलान होता है। तो इस धनात्मक ढलान के किस कारण से होता है? तो पहला हमारा आता है बेटा मांग के ऊपर क्या है? प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, मतलब कि किन वस्तुओं के ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता। तो उसका सबसे पहला एग्जाम्पल है बेटा प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। इसके नाम से ही पता चलता है बेटा प्रतिष्ठा सूचक कि जो प्रतिष्ठा की क्या है? सूचक है। मतलब कि बहुत जो उनके अनुसार जो वस्तु प्रतिष्ठा की सूचक होती है उनकी मांग तभी अधिक होती है। प्रतिष्ठा की सूचक होती हैं जो वस्तुएं, उनकी मांग क्या होती है? अधिक कब होती है? जब उनकी कीमत क्या होती है? अधिक होती है। जैसे बेटा हीरे, जवाहरात, हीरे जवाहरात, कीमती कालीन, दरिया जिसे बोलते हैं कीमती कालीन, ये जो होती है बेटा ये हमारी प्रतिष्ठा की सूचक वस्तुएं होती हैं। इन वस्तुओं के अंदर क्या होता है? यदि इन वस्तुओं की कीमत कम होती है तो इनकी मांग भी क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। यदि इनकी कीमत क्या होती है? अधिक होती है तो इनकी मांग भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसलिए इनकी कीमत अधिक होने पर भी मांग अधिक होती है और कीमत कम होने पर भी इनकी मांग में कमी हो जाती है। इसलिए इन वस्तुओं पर मांग का नियम क्या नहीं होता बेटा? लागू। इन वस्तुओं के ऊपर जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं हीरे जवाहरात कीमती कालीन, इनके ऊपर मांग का नियम है जो हमने अभी पढ़ा था वो नियम इन वस्तुओं के ऊपर लागू नहीं होता है। दूसरा हमारा होता है बेटा अज्ञानता। दूसरा हमारा क्या होता है? अज्ञानता। अज्ञानता मतलब कि जब हमें किसी वस्तु के बारे में जानकारी नहीं होती है तो हम क्या सोचते हैं कि जिस वस्तु की कीमत, जब कई बार हम किसी वस्तु के बारे में जान लेते हैं तो क्या सोचते हैं कि जिस वस्तु की कीमत क्या होती है? अधिक होती है, वो हमारे लिए अधिक, वो अच्छी वस्तु होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है। तो कई बार हम अज्ञानतावश जो कीमत जिनकी अधिक होती है वो खरीदते हैं और जबकि वो उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं होती। तो ऐसा होने के कारण उनकी मांग, कीमत अधिक होने पर उनकी मांग अधिक हो जाती है और कीमत कम होने के ऊपर क्या हो जाती है? उनकी मांग कम हो जाती है। तो वहाँ पर भी अज्ञानता के कारण भी कई बार मांग का नियम किसी वस्तु के कई वस्तुओं के ऊपर लागू नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है हमारा बेटा गिब्सन वस्तु। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा? गिब्सन वस्तु। सबसे पहले गिब्सन वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती है बेटा? गिब्सन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका कीमत प्रभाव क्या होता है? धनात्मक। इनका क्या होता है बेटा? कीमत प्रभाव तो क्या होता है? धनात्मक। और आय प्रभाव क्या होता है? ऋणात्मक। गिब्सन जो वस्तुएं होती हैं, कौन सी वस्तुएं गिब्सन वस्तुएं हैं? जिनका आय प्रभाव क्या होता है? ऋणात्मक, और जिनका कीमत प्रभाव क्या होता है? धनात्मक। अब कीमत प्रभाव और आय प्रभाव क्या होता है? कीमत प्रभाव के धनात्मक किस प्रकार होता है? कीमत प्रभाव धनात्मक जब वस्तु की कीमत अधिक होती है तो उसकी मांग भी क्या होती है? अधिक होती है, और इनकी कीमत कम होने पर मांग भी क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। तो इसे कहा जाता है कीमत अधिक, मांग भी अधिक। तो
और कीमत कम, मांग भी कम होती है, तब हमारा उसे क्या कहलाता है, कीमत प्रभाव कैसा है हमारा, धनात्मक। कैसा हुआ हमारा कीमत प्रभाव, धनात्मक। और आय प्रभाव क्या होता है, आय प्रभाव जैसे जैसे उपभोक्ता की आय के बारे में पता चलता है। आय प्रभाव के ऋणात्मक होने के क्या कारण होते हैं कि जैसे उपभोक्ता की आय कम होती है तो इन वस्तुओं की मांग क्या होती है, अधिक होती है, और जैसे उपभोक्ता की आय क्या होती है बेटा, ज्यादा होने लग जाती है, तो इनकी मांग क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। इनका मतलब कि उल्टा प्रभाव होता है, कीमत आय कम, मांग ज्यादा, आय ज्यादा, मांग कम, तो क्या होता है हमारा आय प्रभाव ऋणात्मक। और कीमत के संबंध में क्या है इनका, जो गिफन वस्तु में क्या कीमत का प्रभाव कैसा पड़ता है कि यदि इनकी कीमत अधिक तो मांग भी अधिक, और कीमत कम हो जाती है तो मांग भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसे आय का ऋणात्मक प्रभाव कहा जाता है। इसलिए जब इन वस्तुओं की कीमत कम होती है तो मांग भी कम होती है। यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी गिफन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तु थी। गिफन वस्तुएं कौन सी होती हैं, गिफन वस्तुएं कौन सी वस्तु होती है बेटा, निम्न कोटि की वस्तु होती है। गिफन वस्तुएं कौन सी होती हैं, निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं। लेकिन सभी निम्न कोटि की वस्तुएं हैं बेटा, वो गिफन वस्तुएं नहीं होती। जो निम्न कोटि की, देखो एक चीज ध्यान रखिए, सभी गिफन वस्तुएं हैं क्या है, वो निम्न कोटि की होती है। लेकिन सभी निम्न कोटि की वस्तुएं है ना, वो गिफन वस्तुएं नहीं होती। मतलब जो गिफन वस्तु है जरूर वो निम्न कोटि की वस्तु है। गिफन वस्तु तो क्या है, वो निम्न कोटि की भी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो निम्न कोटि की वस्तु है वो गिफन वस्तु हो। ठीक है, क्यों? निम्न कोटि की वस्तुएं कौन सी होती हैं, निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं जिनका आय प्रभाव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आय प्रभाव क्या होता है, ऋणात्मक। उसमें इसमें कीमत प्रभाव नहीं देखते हम। यह ध्यान देना कि निम्न कोटि की वस्तु तो गिफन वस्तु दोनों का आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, परंतु गिफन वस्तु का कीमत प्रभाव क्या होता है, धनात्मक होता है। जबकि अन्य निम्न कोटि की वस्तुओं का कीमत प्रभाव भी क्या होता है, ऋणात्मक। गिफन वस्तुएं हैं उनका कीमत प्रभाव धनात्मक, आय प्रभाव ऋणात्मक। लेकिन जो हमारी निम्न कोटि की वस्तुएं हैं उनका कीमत प्रभाव भी ऋणात्मक और आय प्रभाव भी ऋणात्मक। कीमत प्रभाव क्या होता है, ऋणात्मक, और आय प्रभाव वो हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो आज हमने मांग वक्र का जो ढलान ऋणात्मक क्यों होता है उसके बारे में पढ़ा। दूसरा, मांग वक्र का जो ढलान धनात्मक भी होता है या मांग के नियम के अपवाद, उन दोनों चीजों के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। यदि इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या आती है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है बेटा, तो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप जो कमेंट डालेंगे उसके ऊपर हम जरूर ध्यान देंगे और आपकी जो समस्या है उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो आपने इसको आज करके देखना है और आगे की वीडियो के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।